भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार की सरजमी से प्रधानमंत्री मोदी का यह सख्त लहजा क्या इशारा कर रहा है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसा हमला भारत फिर कर सकता है, या फिर इस बार इससे ज्यादा बड़े हमले की तैयारी है? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे बयान देने वाली सरकार के लिए क्या अब समय आ गया है कि वो अपने बयान को हकीकत में बदले? क्या अब लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने का वक्त आ गया है? हमास के हमले का जवाब जिस तरीके से इजरायल ने दिया था, भारत आखिर वैसा जवाब क्यों नहीं दे सकता? कौन सी ऐसी बात है जो हमें ऐसा करने से रोक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा करने में क्या सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सारी राजनीति भूलकर एकजुटता दिखाएंगे? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सबसे पहले आपका उनका परिचय कराऊं। उनमें बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी, पूर्व डिप्लोमेट हैं दीपक वोरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी कुछ देर में हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले विजय शर्मा जी, आपके पास ही मैं चलना चाहूँगा, चूँकि आज सुबह से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना सख्त लहजे में चेतावनी दी है, उसके बाद उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि अब एक्शन की बारी है, हमें दिखाई कि जो आपने कहा है वो ज़मीन पे दिखे। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल हुई, उसमें कई सारे फैसले लिए गए, लेकिन माना जा रहा है कि ये तो महज एक शुरुआत है, अभी और ऐसे प्रचंड प्रहार की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, सरकार क्या कर सकती है? देखिए लक्ष्मण जी, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये टीवी डिबेट के ऊपर तो डिस्कस नहीं हो सकता। ये तो सरकार और अपनी सेना इसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो कब, कहां और कैसे इस तरह के मामले को निपटाती है और पाकिस्तान से निपटती है। लेकिन ये मैं भरोसा दिलाता हूं बीजेपी प्रवक्ता के नाते, पूरे देश के नागरिकों के आश्वस्त करता हूं कि अब की बार इतने अच्छे से हम इन आतंकवादियों से और इनके आकाओं से निपटेंगे कि आगे के लिए जो बची कुची जमीनें जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल किसी तरह से हम रियायत देने के मूड में नहीं है। और हमने पिछली, आपने देखा होगा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि हम किसी तरह से भी कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारा जीरो टॉलरेंस जो है नीति, वो आज तक जारी है और हम एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। अभी सर्वदलीय बैठक मेरे ख्याल से खत्म होने वाली है, तो उसमें और फैसले ले लिए जाएंगे। आईबी के चीफ भी वहां हैं, मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे फैसले जो देश हित के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी होंगे, वो सरकार और सेना जरूर लेगी, ये मेरा कहना है। संजीव शर्मा जी, संजीव सिंह जी, माफ़ी चाहूँगा, संजीव सिंह जी, ऐसे मौके पे क्या ये माना जाए कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ रहेगी? सरकार जो फैसला ले विपक्ष उसका समर्थन करेगी, उस फैसले का अंजाम चाहे जो कुछ हो विपक्ष उसकी आलोचना नहीं करेगी? लक्ष्मण जी, सबसे पहले पहलगाम में जो कायराना हरकत हुई है और उसमें जो 26 लोग हमारे देश के शहीद हुए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ये हमारी पहली उम्मीद है। दूसरी तरफ जब 22 अप्रैल को घटना हुई, तभी कांग्रेस पार्टी तभी चाह रही थी कि सर्वदलीय बैठक हो। प्रधानमंत्री जी बाहर थे, आने के बाद ये घोषणा हुई और उसमें आज हमारे नेता और विभिन्न दल के नेता भी शामिल हैं। उसमें क्या निर्णय होगा वो आने वाले समय मालूम चलेगा, लेकिन हम बिल्कुल इस समय देश प्रथम है और देश की सुरक्षा
उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, क्योंकि हमारे नेतागण वहां गए हैं, अभी क्या बैठक में क्या चीजें चल रही होंगी अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन पूरी तौर से आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल को, पूरे देश के और आपके सम्मानित जो श्रोता हैं उनको भी, दर्शक हैं उनको भी, कि इस समय कांग्रेस पार्टी एक एक कदम भारत सरकार के साथ चलना चाहती है और इस आतंक का समूल नष्ट होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक चीज और कहना चाहता हूं कि कश्मीर से जो आवाज आई है लक्ष्मण जी, उस आवाज को पहचानने की कोशिश करिए कि कश्मीर की कश्मीरियत पे दाग लगी है, इंसानियत पे दाग लगी है, क्योंकि मारे जाने वाले लोगों में अगर आतंकियों ने अगर धर्म का नाम लेकर के हत्याएं की, तो वहीं पे हमने देखा कि बचाने वाले मुसलमान भी थे, वो भी मरे हैं। इस देश में क्रिश्चियन भी मरा है। इसलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जो सांप्रदायिकता की लाइन लेकर के चल, ये वो समय नहीं है, इसलिए कि ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, इसको समझना पड़ेगा। और इसलिए आज ऐसी घड़ी में हमें एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि आतंक हम 2019 की घटना हुई थी, आपको चित्र ख्याल है, पुलवामा हमारे सामने ऐसा हुआ था, आज भी उसके रास्ते जांच के कहां हैं मैं उठाना नहीं चाहता, आप सम्मानित आपका दर्शक समझ रहा है, लेकिन आज जो घटना हुई है, ये घटना पूरी तरह से हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला है, और इस आत्मा में हम सब साथ हैं। उस आत्मा में केवल एक धर्म एक वर्ग के लोगों पे हमला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा पे है। और कश्मीर से जो कश्मीरियों ने जो आवाज दी है, उसमें हमें साथ आना चाहिए। दूसरी एक चीज और आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जहां पे जी। कश्मीर के लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, होटल वालों ने पैसा नहीं लिया, गाड़ी वालों ने पैसा नहीं लिया, तमाम वो जिस तरह के आपके चैनल पे लोग आए, लेकिन क्या ऐसी दुख की घड़ी में भारत सरकार के अधीन जो उड्डयन मंत्रालय आता था, वहां फंसे लोगों से जिस तरह से आपदा में अवसर लेकर के उनसे धन उगाही की गई, क्या ये अच्छा था क्या? थोड़ा आप सोचिएगा। हालांकि आप धन उगाही कहते हैं, आपका आधार कुछ और हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एयरलाइंस कंपनियों को साफ हिदायत दी गई कि कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेगा, कोई किराया बढ़ाएगा नहीं, कोई फ्लाइट चेंज, वो अपने फ्लाइट चेंज, तमाम ऐसे वो टूरिस्ट हैं, वो गवाह हैं। मेरी और लक्ष्मण जी, उसमें डीजीसीए ने गाइडलाइन दे दी थी, जितने भी उड्डयन मंत्रालय ने और उन्होंने मिलकर, डीजीसीए ने मिलकर जितने भी वहां विमान जा रहे थे उनको ये गाइडलाइन दे दी थी कि आप इस तरह से ना करें और सहयोग करें। तो मेरे ख्याल से सारे मीडिया चैनल उसको दिखा रहे थे, शायद संजीव सिंह जी ने देखा नहीं होगा वो, तो मैं करेक्ट कर देता हूं। देखिए मैं आज उस मूड में नहीं हूं। तमाम ऐसे आप ट्विटर पे यूट्यूब पे ऐसे तमाम लोग हैं, कम से कम उनके साथ रहे जो दिल्ली में हैं, छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने खुद अपने रेट्स को लिखा, तो हमारी बात नहीं है। आज उनकी पीड़ा को समझिए कि जिस दुख की घड़ी में वहां पे वो भारत सरकार से मदद चाह रहे थे, उनके साथ उड्डयन मंत्रालय किस तरह का खेल खेल रहा था, मैं इस पे दुखी हूं। संजीव सिंह जी, स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है जम्मू से, और डीजीसीए ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसा नहीं है, सरकार ने अपने उस पर पूरा काम किया है, जो कर सकते थे हर संभव, आपने देखा होगा। बैठक चल रही, कुछ और कुछ अच्छी चीज भी आएगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दुखद पल था। इस पे विजय शर्मा जी, इस पे राजनीति करने की बात का समय अभी नहीं है, लेकिन संजीव सिंह जी ने कहा, उनका तथ्य ये था। लेकिन जब मैंने ये सुना कि एयरलाइंस कंपनियों को कहा गया है कि हम किराया नहीं बढ़ाने देंगे, मत बढ़ाइए, कैंसिलेशन चार्ज मत लीजिए, तो मेरे मन में उस वक्त सवाल ये उठा, चूंकि जिस तरह के हृदय विदारक तस्वीरें आ रही थी, कि आखिर किराया क्यों ही लें? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन के लिए हम कश्मीर से लोगों को मुफ्त में जो जब जैसे आना चाहे उनको लाने की व्यवस्था यहाँ पे कर दें? ऐसा भी कर सकते थे। ये जरूरी नहीं कि सरकार ही करे, एयरलाइंस कंपनियां भी ये कम से कम मानवता दिखाती, इंसानियत दिखाती, तो बड़ी राहत मिलती। वो मैं ये सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ कि एक माहौल था जिसमें आप इस तरह के कदम उठाते तो एक अच्छा संदेश जाता। खैर, ये अलग मुद्दा है। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मामलों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। शिवकांत जी, प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा आज, तो आपको क्या संकेत मिल रहा है कि प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जिस लहजे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी है। देखिए, प्रधानमंत्री काफी तैश में थे और उनका तैश जो है वो वाजिब है। स्थिति ऐसी है, हमला ऐसा निर्मम हुआ है
तो तैश जो है वो नेता को आएगा ही, और ये एक तरह का जो जन आक्रोश है उसका प्रतिबिंबन है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अब ये समय भी आ गया है कि भारत को बात कम करनी चाहिए और काम ज्यादा करके दिखाना चाहिए। पिछले जो 2-3 बार घटनाएं हुई हैं, जैसे पठानकोट और उड़ी, ये दोनों हमले हुए, उसके जवाब में जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहा जाता है, 1 किलोमीटर के आसपास सीमा के अंदर जाकर के कुछ ठिकानों पे भारतीय सेना ने हमले किए थे। तो ठीक है, वो एक छोटा सा प्रयास था, और उसके बाद पुलवामा वाली जो घटना हुई और बालाकोट में जाकर के जैश ए मोहम्मद के अड्डों पे हवाई हमले किए गए। अब ये विवादास्पद है कि उसमें कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो भी एक जवाब था। लेकिन वो ये सब छोटे स्केल के जवाब है। अगर आप जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों पर को धूल में मिलाने की बात करते हैं, तो फिर आपको धूल में मिला के दिखाना होगा ना, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब ये है कि आप इशारा ये कर रहे हैं या संकेत ये दे रहे हैं, या दूसरे ये संकेत ले सकते हैं कि आप सीमा पार करके सेना से चढ़ाई करवाएंगे और तब जाकर के वो ठिकाने खत्म करेंगे। अगर आप हवाई हमले करेंगे तो उधर से हवाई हमले की तैयारी, और सबसे बड़ी बात यह है, आपने अपनी प्रस्तावना में ये सवाल उठाया कि भारत इस्राइल जैसी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। तो उसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि पाकिस्तान के पास परमाणु कवच है। ये दुर्भाग्य की बात है, और जब दूसरे देश के पास परमाणु कवच होता है और वो इतना गैर जिम्मेदाराना हाथों में होता है कि आप जरा सी बात पर जो है ये आप उम्मीद कर सकते हैं, या ये खतरा, ये जोखिम आप महसूस कर सकते हैं कि कोई कुछ भी कर देगा। तो ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है, और पूरी दुनिया भी इस बात को लेकर के चिंतित होगी कि अगर दोनों के बीच खुदा न खास्ता परमाणु लड़ाई की नौबत आ जाती है, तो नुकसान जो है वो दोनों देशों को ही नहीं, आसपास के दूसरे देशों को भी होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं इजराइल बनने में। तो इजराइल आप बन नहीं सकते हैं, उसके लिए रास्ता पाकिस्तान इजराइल आप पहले बन बनता नहीं है। सकते। हाँ, इजराइल आप बन नहीं सकते। सीमा पार जाकर हवाई हमला करना वो भी काफ़ी रिस्की है। हमारे साथ दीपक वोरा साहब हैं, पूर्व एम्बेसडर हैं। वोरा साहब, वाकई ये हमारी सीमाएं हैं जिसको हम लांघ सकते नहीं हैं। ये डिलीटेस्ट एटीट्यूड मैं बहुत सुन चुका हूँ। मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए कूटनीति। अरे उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मत करो, वो तुमको जितना ठोकेगा हाथ जोड़ो के और आके ठोक मेरे को। व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज दिस सर? जब उसको न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर 1999, आपको याद है कारगिल में मेरे परिवार ने एक बच्चे को खोया था सर। तब न्यूक्लियर वेपन्स उसके कहां गए थे? संदूक में बंद करके ताला लगाया था। और आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था? हमने दिवाली के लिए रखे आपने। डोंट फॉल फॉर दिस ब्लफ। वो कभी प्रयोग नहीं करेगा उसका, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स आर ए डिटरेंट। जितनी मेरी को अभी तक कूटनीति में, डिप्लोमेसी में 52 ईयर समझा हूं, इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ था। वो हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद नहीं हुआ था। सोवियत संघ के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे सर, आपको याद है? अफगानिस्तान में वो गए थे, कहां गए न्यूक्लियर वेपन्स? क्यों नहीं इस्तेमाल किया? रूस के पास न्यूक्लियर वेपन, यूक्रेन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो प्रयोग नहीं करेगा इनका, वो सिर्फ धमकी देगा, और कुछ लोग डर जाते हैं, ओ उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है। सर मैं अब आपको बता देता हूं, एंड प्लीज हियर मी आउट। प्राइम मिनिस्टर ने 3 चीजें कही थी, 3 ऑफ हिज स्पीचेस जो मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी, मेरे दिमाग में वो दे आर फिक्स्ड। एक उन्होंने कहा था मेरी फितरत है चुन चुन के बदला लूंगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तीसरा उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा। सर घर में घुस के मार हम सकते हैं, उसके पास क्षमता नहीं है। क्या बताया था सर आपने? चाणक्य का नाम सुना है? वो तो हम लोगों के सबके, ऑल ऑफ अस इन डिप्लोमेसी, हमारे तो वो परदादा हैं। क्या बोला था उन्होंने? साम दाम भेद दंड। साम में परसुएशन, कोई टाइम नहीं बचा बातचीत करने का, फिनिश, गेम ओवर। उसके बाद आता है दान, विच मीन्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो हमने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। तीसरा आता है भेद। सर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का नाम सुना है? 57 देश हैं, कौन समर्थन करता है पाकिस्तान का? एक 58th मेंबर है, ऑनररी मेंबर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके अतिरिक्त और कोई उसका समर्थन नहीं करता है। और फिर आता है दंड। अब आपको, आप
जब प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी से सस्पेंशन है इसके क्या मायने हैं, जो हमने लोगों को ब्रीफिंग दी है, जो हमने वीजा। सर मैं खत्म कर चर्चा, आगे मैं इस पे भी चर्चा, हाँ मैं बताऊंगा आपको कि इसके मायने क्या है। सो फाइनली सर, जो हमने इस समय डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, द नेक्स्ट थिंग फॉर दंड इज मिलिट्री एक्शन। और ये कहना उसके पास ये है और वो है, नॉनसेंस। वो कभी उसका प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि मेरी धरती इतनी बड़ी है, चलिए आपने दिल्ली पे कर दिया, यहां कर दिया, पर उसका नाम और निशान अगले 10,000 साल के लिए मिट जाएगा, वो ये जानता है सर। आई रेस्ट माई केस। ठीक है, आगे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि आपने जो बातें कही वो शिवकांत जी के जवाब में कहा है, तो शिवकांत जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर मैं शुभांकर और आशुतोष जी जुड़ गए हैं उनके पास जाऊंगा मैं। शिवकांत जी, इनका कहना है कि ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन है, उसके डर से हम कुछ करेंगे। नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन वोरा साहब ने पहला ही वाक्य बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डिटरेंस है। तो डिटरेंस का ही तो वो इस्तेमाल कर रहा है, ये डिटरेंस ही है। इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसका खतरा है। हम एक जिम्मेदार देश हैं, आप अपने नागरिकों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ एक अंधा आप पागल जो है देश है, जो कुछ भी कर सकता है, जो मजहब के नाम पे ही सब कुछ करता है। ये आतंक भी मजहबी आतंक है, वो देश ही मजहबी है, वो मजहब के आधार पे बना हुआ देश है। तो ऐसे मजहबी जुनून वाले देश के साथ, जिसके पास परमाणु बम, आखिरकार ईरान को क्यों नहीं परमाणु बम बनाने दे रहा अमेरिका? क्यों पूरी की पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चिंतित है कि एक पाकिस्तान ही काफी है, ऊपर से अगर ईरान और हो गया तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे आप उसको? तो ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसराइल के सामने ये समस्या नहीं है। इसराइल के चारों ओर नजर घुमा के देखें, कोई परमाणु शक्ति संपन्न अभी देश नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसराइल को भी 4 बार सोचना पड़ता। और हाँ, वोरा साहब ने जो है वो जो रूस और यूक्रेन की बात कही कि काश कि यूक्रेन ने 1994 में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा रूस को नहीं दिया होता। अगर नहीं दिया होता तो आज यूक्रेन इस हालत में नहीं होता। तो ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु कवच जो है वो सच में डिटरेंस है। अगर वो होता तो उसने दे दिया, भरोसे में आके दे दिया। इन सब लोगों ने, अमेरिका ने, रूस ने, ब्रिटेन ने, इन सब ने मिलकर के गारंटी दी थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप परमाणु निरस्त्रीकरण कर दीजिए, अपने जो है हथियार दे दीजिए। उन्होंने दे करके गलती की ना, अब उसको भुगत रहे हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है, भारत के सामने एक बहुत बड़ी सीमा है। इसीलिए उसके भीतर रह करके भारत को जो भी करना पड़ेगा। इसलिए भारत को कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बातें करने से फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सुलझाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आपके इस कमेंट पे मैं वोरा साहब से और शुभांकर दोनों से इस पे रिएक्शन लूंगा, चूंकि सीधे तौर पर इस पे जुड़े हुए हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर यहाँ पास आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, अभी सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है और उस बैठक में ये कहा गया, जो खड़गे साहब का बयान है, कि हम सरकार के एक्शन का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में शांति बहाल की जाए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इस बयान का ये मतलब निकाला जाए कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हालात से निपटने के लिए, जवाबी कार्रवाई देने के लिए, कांग्रेस वहाँ पे, ये विपक्षी पार्टी वहाँ पे कोई राजनीति नहीं करेगी, एक सुर में सब साथ रहेंगे? देखिए लक्ष्मण जी, जब ये हादसा हुआ, मैं सोमवार तक पहलगाम के इलाके में ही था। अगले दिन ये हादसा हुआ, तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि उस वक्त तक, सोमवार तक, शायद ही कोई ये कह सकता होगा कि कश्मीर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो सकता है। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे के 4 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक तो इमीडिएटली आप इमोशनल रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं इमीडिएटली, और जिस तरीके से वहां हत्या हुई है उससे हर हिंदुस्तानी का खून खौला है और हर हिंदुस्तानी इस वक्त गुस्से में है। एक तो काम ये कर सकते हैं, फौरन गुस्से में आनन फानन कोई कदम उठा ले। लेकिन जो भारत जैसा जो मैच्योर डेमोक्रेसी है और जो एक पुरानी सभ्यता है, उसको किसी भी तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। उसका पूरा रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, टैक्टिकल होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, और वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करके
ऐसी चोट पहुंचानी चाहिए ताकि पाकिस्तान फिर कभी इस तरीके की हरकत ना करे। तो जो महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमें इसका महत्व समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने इस बार एक तरीके से ट्रैप ले करने की कोशिश की है। वो ट्रैप क्या है? आप पहले देखिए, 14-15 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ टू नेशन थियरी की बात करते हैं, दो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पाकिस्तान दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बना हुआ है, लेकिन वो दो राष्ट्रवाद की बात करता है और कहता है कश्मीर हमारा जगुलर वेद है। उसके बाद आतंकवादी पहलगाम में आते हैं, लोगों का धर्म पूछकर उनका कत्ल करते हैं। और फिर आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो भारत के जवाब में पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, हमने तो सिर्फ सिंधु जल ट्रीटी को ही अभी अबेंस में डाला है। उसका कहना है कि भारत के साथ जितने भी बायलैटरल ट्रीटीज हैं, इंक्लूडिंग शिमला एग्रीमेंट, हम उसको फिलहाल स्थगित कर सकते हैं। आपने अटारी बंद किया, उसने कहा हम वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। आपने कहा सार्क का वीजा बंद करें, उसने कहा हम सब कुछ सारे वीजा बंद कर रहे हैं। और अंत में वो कहता है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उससे जो टू नेशन की थ्योरी कायदे आजम जिन्ना की थी, वो सही साबित हो रही। अब हम जब तक इसको डिकोड करके नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान चाहता क्या है, क्या पाकिस्तान टू नेशन थियरी की बात को जिंदा करके एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह संदेश देना चाहता है कि आपका भविष्य हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाने की बात कर रहा है। तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। और इसलिए मैं कहता हूं, हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया, आपने बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया। एक रक्षा एस्टैब्लिशमेंट पे जो लोग, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो आर्मी चीफ है, जो नेवल चीफ हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, इनके विवेक पर भरोसा करना चाहिए कि वो बहुत कूल हेडेड होके, कोल्ड ब्लडेड तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे और तब पाकिस्तान को जवाब देंगे। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान आनन फानन में कोई भी फैसला कर सकता, भारत नहीं कर सकता है। भारत को जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम अमेरिका वियतनाम में घुस गया, क्या हुआ? रूस यूक्रेन में घुस गया, क्या हुआ? आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिकी सेना घुसी थी, सोवियत यूनियन भी घुसा था, अंत में क्या हुआ? तालिबान वहां बैठा हुआ आज की तारीख में। और इजराइल लगातार गाजा पे हमला कर रहा है, आज भी वहां गाजा में आतंकवादी जिंदा है। तो सवाल सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने का नहीं है, सवाल इस समस्या को बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करने का है। और यह समझना पड़ेगा कि टू नेशन थियरी की बात को क्यों बुलंद कर रहा पाकिस्तान इस वक्त, और क्यों हिंदू और धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। जब तक यह समझ के हम अपना कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तब तक हम गलती करेंगे। ये टू नेशन थ्योरी को क्यों बार बार पाकिस्तान पुश कर रहा है, और हमले से पहले जिस तरह के बयान आए और अभी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, जो आशुतोष जी ने कहा, वो चोर बोले जोर से वाली स्थिति यहाँ पे थी। वो हमसे एक कदम आगे बढ़ के प्रतिक्रिया दे रहा है। वो बोल रहा है कि हम तो कारोबार सिर्फ आपसे नहीं रोकेंगे, जो थर्ड कंट्री उसके जरिए कारोबार होता है उसको भी हम रोकने का फैसला कर रहे हैं। तो इस तरह का बयान देकर वाकई हो सकता है कि भड़काने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हो। इस पे मैं विजय शर्मा आपके पास आऊँगा, लेकिन शुभांकर का ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ, फिर शुभांकर के बाद मैं आपके पास आता हूँ। शुभांकर जी, जो एक आम राय बन के आ रही है कि आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, भावनाओं में बह के कोई ऐसा कदम ना उठा लीजिए जो आगे चल के दिक्कत पैदा कर दे। लक्ष्मण जी, पिछले 75 साल से इस देश की जो भावना है वो आहत होते आ रही है। अब मैं इस भावना जी से मिलना चाहूंगा कि वो कहाँ रहती हैं। कई बार किसी बात पे आहत हो जाती है, कभी किसी बात पे आहत हो जाती है, हर बार लेकिन वो आहत ही रहती है। शायद हमारे बाकी पैनलिस्ट ये भूल गए हैं कि इंडिया ने न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज का जो डॉक्ट्रिन था वो बहुत पहले छोड़ दिया। मतलब साफ है कि हम इस हथियार को अपने यहाँ श्रृंगार गृह में सजा के रखने के लिए हमने नहीं रखा। 22 साल मैंने फौज में निकाले हैं और मेरी आदत नहीं है कि मैं फौज की बातें टीवी चैनल पे करूं, क्योंकि उसका काम करने के लिए अलग से लोग हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा तजुर्बा, मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। रहा सवाल जो शिवकांत जी ने बोला कि हम इजराइल की तरह क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर हमारे देश में हमारे देशभक्त लोगों के अंदर इजराइल जैसी देशभक्ति हो। हमारे यहाँ देशभक्ति जागती है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, उसके बाद फिर सो जाती है। मैं बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं, चाहे हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दोनों को मैं मतलब, अगर चूंकि मौका ऐसा नहीं है, अदरवाइज कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहा कि पुलवामा अटैक के बाद कुछ नहीं हुआ, कोई उसकी जांच नहीं हुई। श्रीमान 2019 में ही एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
ठीक है, भावना आप लोगों की इस बात पे भी आहत हो जाती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, तो क्या करें? अगर पुलवामा अटैक के 19 आरोपी 19 के 19 मुस्लिम हैं, अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पूरे जम्मू कश्मीर से पंडितों को भगा के, कश्मीर घाटी से पंडितों को भगा दिया, उसमें किसी की भावना आहत नहीं हुई। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको यह समझना है, जैसा आशुतोष जी ने कहा, कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये हमला जाति पर धर्म पूछकर क्यों किया गया। मैं आपको बताता हूं ये हमला धर्म पूछकर क्यों किया गया। इस हमले को धर्म पूछकर करने का मकसद यही था कि आपको ये चेतावनी दी जाए कि आप एक दोयम दर्जे के नागरिक नहीं, इंसान हो। क्योंकि जो एक जिहादी मानसिकता, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिहादी इस्लामिक मानसिकता की बात कर रहा हूं, और जिनको इसका फर्क नहीं समझ में आता है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिहादी मानसिकता बिल्कुल साफ कहती है, जो लोग अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद और कुरान, इसी सीनियरिटी में इन पे यकीन नहीं करते, वो जिंदा होने का हक नहीं रखते। अगर आप चाहेंगे मैं आपको कोट्स दे सकता हूं कुरान और हदीसों से। तो ये वो मूल भावना है जिसके दम पर इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में जिंदा है। आप मुझे ये बताएं, आप हिंदुस्तान में बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान मत करो, क्या मुसलमान ईसाई नहीं हो रहा यूरोप के देशों में? क्या मुसलमान जहां पे मुसलमान के साथ रह रहे हैं वहां ठीक से रह रहे हैं? सीरिया में कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? जब शिया सुन्नी की बात होती है वो कौन सा होता है? अभी बोहरा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में जब बात की गई कि उनका अलग से वक्फ बोर्ड होगा, तो उसमें लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि बोहरे तो मुसलमान होते। हालांकि ये बात शुभांकर आपने सही कहा कि हिंदू मुसलमान कोई करना नहीं चाहता, हिंदू मुसलमान कोई करना नहीं चाहता है। मैं लक्ष्मण, ये विषयांतर हो रहा हूं मैं, मुझे पता है, मैं वापस आना चाहता हूं, बिकॉज विषय कुछ और है। विषय ये है कि क्या जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है उसके इफेक्ट क्या है। मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त तरीके से जो 6 स्टेप कल के थे उसके बारे में बताता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी आपने बहुत ही तरीके से क्लियर किया, और मुझे लगता है बोहरा साहब से ज्यादा अच्छे से इसको कोई नहीं बता पाएगा, तो मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं। SVS वीजा, ये सार्क कंट्रीज के लिए एक स्पेशल वीजा प्रोविजन था ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड पर्संस ऑफ द कंट्रीज। उनको बिना किसी वीजा के एक देश से दूसरे देश में आने की आजादी थी, आम नागरिकों के लिए नहीं थी। तीसरा, अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर श्रीमान एक ही बॉर्डर है, हम अटारी बोलते हैं, वो बाघा बोलते हैं। उस बॉर्डर को बंद करने का सिर्फ कोनोटेशन ये है कि उस बॉर्डर से जो ट्रेड होता था हम उस ट्रेड को रोक रहे हैं। रहा सवाल पाकिस्तान की तरफ से 1971 का शिमला समझौता रद्द करने की बात। शिमला समझौता उन्होंने माना ही कब था? 1971 के शिमला समझौता की सबसे मूल बात यह थी कि इट्स अ बायलैटरल इशू, इंडिया पाकिस्तान के बीच की सारी चीजें बायलैटरल होगी। नहीं, अब पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि हम उसको शिमला समझौता के भी रोक सकते हैं, भारत के पास भी ये विकल्प है। रही बात अटारी बॉर्डर की बात कि ट्रेड जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता ही कितना है, और रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा ऐसा नहीं कि वीज़ा से कोई हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है या फिर उनके यहाँ कोई टूरिज्म बढ़ रहा है। वीज़ा जो नाते रिश्तेदार होते हैं, जो कुछ बहुत लोग होते हैं वो आते जाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। वीज़ा रोकने से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सच बताइए तो। हालांकि ठीक है, ये सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स होते हैं जो लिया जाता है एक परसेप्शन के लिए, एक संकेत देने के लिए हम कितने गुस्से में हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात रही इंडस वैली ट्रीटी की, ये एक बड़ा मामला है, उस पर भी मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं वोहरा साहब के पास आऊँगा लेकर के। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके पास आता हूँ मैं। जो बात इन्होंने कहा, शुभांकर ने कहा और आशुतोष जी ने भी कहा कि ये 2 नेशन थ्योरी को पाकिस्तान बढ़ावा देना चाहता है, और हमें ऐसे में काफ़ी सतर्क होकर रहना पड़ेगा कि वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, ये आपने देखा होगा कितनी मीटिंग हो रही है। अभी G20 के जितने देश थे उनके साथ सारी मीटिंग हुई है। आपने देखा होगा किस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, NSA बुलाए गए हैं, सेना प्रमुख कल कश्मीर में जा रहे हैं। ये सारा सब कुछ एक मैच्योर देश के साथ जैसे करते वैसे ही है सब कुछ, कोई जल्दबाजी नहीं। हमें कब कहाँ कैसे हमें उस चीज का जवाब देना है वो हम देंगे। पहले भी हमने एक बार 11 दिन बाद दिया था, एक बार 12 दिन बाद दिया था। तो मैं अब थोड़ी सी यहाँ बात रखी थी शिवकांत शर्मा जी ने, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने एक परमाणु वाली बात बोली। भाई, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी वो परमाणु संपन्न थे, जब हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी वो थे। ये डर डर के रहना हमने छोड़ दिया 2014 के बाद में। अगर हम डर डर के रहेंगे तो आपने देखा होगा बॉम्बे की सड़कों पे किस तरह से लहू लुहान कर दिया था देश हमारा।
किस तरह से सड़कों पे मारा गया था, किस तरह से देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे। भाई कब तक हम ऐसे डर कर रहेंगे? तो ऐसा डरना हमने छोड़ दिया। क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हम अपने देश के 79 लोगों को धर्म के आधार पर ऐसे मरवा लेंगे क्या? कैसे बच्चे बिलख रहे थे वहां? ऐसे थोड़ी होगा। देश में आज दूसरा माहौल है। हम इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। हम यकीन करते हैं तो सिर्फ एक बात पे करते हैं कि या तो हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। सिर्फ हमारा एक ही वो है। हाँ ठीक है, आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसको बड़े अच्छे से लेना होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध सबके सामने है जैसे भी है। पर हम आज किसके नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं? हम यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है। वो हर तरह से कैपेबल है। कौन सा स्टेप कब कहां लेना है, सरकार हमारी, सेना हमारी इतनी मजबूत है कि मात्र कुछ घंटों में हम उसको धूल चटा सकते हैं। किस तरह से हमने घुटनों पे लाके रखा हुआ पाकिस्तान को, और ये पहला मौका है। कुछ इसी तरह के एक्शन सरकार से पब्लिक चाहती है। पब्लिक के अंदर जो गुस्सा है, गुस्सा में पब्लिक को यही अपेक्षा है कि सरकार भी कुछ ऐसा करे कि बिल्कुल धूल चटा दे। और प्रधानमंत्री ने बयान तो दिया है, लेकिन एक्शन का भी इंतजार रहेगा। संजीव सिंह जी, लक्ष्मण जी 5 सेकंड। आप मुझे बताइए, इतने युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ, सिंधु जल समझौता पहली बार हमने निलंबित किया है, और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई है कि ये एक युद्ध माना जाएगा। तो हम कोई भी कठोर कदम उठाने से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसा नहीं है, हमें सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है जी। बिल्कुल, जिसको पाकिस्तान युद्ध मान बैठा है कि अगर आप पानी रोकते हैं तो वाकई उनके लिए युद्ध जैसी स्थिति क्यों है। दीपक वोरा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा कमेंट संजीव सिंह जी आपसे। एक मुद्दा जो शुभांकर जी ने उठाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और कुछ हद तक इसका जिक्र यहाँ पे आशुतोष जी ने भी किया दूसरे तरीके से, कि इसको हिंदू मुसलमान का जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये पूछ करके कि कलमा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो गोली मार दी जाती है, अलग अलग तरीके से धर्म की पहचान की जाती है। तो इसका क्या मायने निकाला जाए? और ये मायने निकालना वाला सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान आया वो अपने आप में बड़े अफसोसजनक था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, संजीव जी? लक्ष्मण जी, अभी शुभांकर जी ने जो बातें कही, क्योंकि वो सेना के भी बता रहे थे कि मैं सेना से भी जुड़ा रहा हूं, आपके राजनीतिक सलाहकार भी हैं, उन्होंने इस बात को छेड़ा। तो मैं तो शुरू में कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है और हम बिल्कुल भारत सरकार के साथ हैं, जो निर्णय है उसके साथ है। अब निर्णय क्या है वो भी बाद में मालूम चलेंगे। शुभांकर जी को ये कह दूं कि जिस तरह के उन्होंने बात करते करते बीच में आवेश में आकर के रुक गए कि मैं बात को मोड़ रहा हूं, उधर नहीं जाना चाहिए। आज ये शुभांकर जी मालूम होना चाहिए कि उधमपुर में भी आतंकी घटना हुई है और झंटू अली शेख करके वहां भी एक मुसलमान मरा है। तो जब हिंदू मुसलमान की आप बात करते हो तो आप सेना में रह करके इस पहले सुनने का साहस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने आपको सुना था। दूसरी तरफ एक पार्टी जो सत्ता में है, जब आपने इसको छेड़ा, लक्ष्मण जी जो बता रहा हूं कि मरे हुए लोगों को उनकी लाश भी ठंडी नहीं हुई और एक कार्टून बना के पेश किया जा रहा है, यही हमारी संवेदना थी। इस पे आप कहेंगे कि राजनीति न करिए, मैं अगर आपने छेड़ा तो ये सारी चीजें आप सत्ताधारी दल के हैं और एक सत्ताधारी दल के आईटी सेल के द्वारा जो कार्टून बना करके प्रस्तुत किया जाता, तो आप तो उन्हीं आतंकियों को उनको मजबूत करने की भाषा बुलवा रहे हैं। जैसे वो पूछ करके गोली मार रहे हैं कि हिंदू हो कि नहीं, अब मुसलमान हो कि हिंदू हो क्या हो, उसके बाद उनके कपड़े उतरवा करके वही काम आप कर रहे हो। तो मेरा कहना है कि इस चीज से, तभी मैंने कहा कि अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका होगा, और इसी चीज को कह रहा हूं कि आज देश आगे है और जो ये सांप्रदायिक बात बोलने की बात कही जा रही है, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। और आपके चैनल पे बैठ करके भी आज देश देख रहा है कि जो हमारे सर्वदलीय बैठक हो रही है, हम पाकिस्तान के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, उसमें हमारा मुद्दा क्या होगा, हम कैसे उसको घेरेंगे। अभी आपके ही इस डिबेट में तमाम बातें आ रही हैं, नहीं आ रही है हमारे कांग्रेस प्रवक्ता की। पाकिस्तान जी कुछ पूछा आपने, बताइए जी। नहीं, मैंने पूछा नहीं। विजय शर्मा जी की बात आ गई कि उनको आवाज़ नहीं जा रही थी। हमारे स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं वो उस आवाज़ को देख रहे हैं, क्या दिक्कत है। शुभांकर, छोटा सा कमेंट दे दीजिए, आप कमेंट करना चाह रहे थे संजीव सिंह जी को, फिर मैं जाऊंगा दीपक वोरा साहब के पास। मैं बोलूं क्या? नहीं, अब आपकी आवाज़ आ गई थी संजीव सिंह जी। अब शुभांकर आपकी बातों को छोटा सा रिएक्शन देना चाहते हैं, इशारा कर रहे थे वो। शुभांकर, मैंने मेरा नाम बोला तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको बताऊं। हवलदार झंटू अली शेख की जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो 6 पैरा के थे।
आज उन्होंने वीरगति प्राप्त की है, और शायद आपको उनका नाम भी ठीक से नहीं पता था, नाम भी नहीं बोल पा रहे थे। ये मैंने आपको पहले भी बोला, कृपया सांप्रदायिकता और इस्लामिक जिहाद, इसमें आप फर्क समझे। मैं सेना से हूं, था, और इसी वजह से मैं उसको एक ढंग से देख सकता हूं। मैं अब चश्मा लगा के राजनीति का नहीं देखता हूं। मैं किसी निजी विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। कभी अच्छे समय पे आपस में दोनों बैठ के बात करते आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा कि सांप्रदायिकता क्या होती है, इस्लामिक जिहाद क्या होता है, और पूरे तरीके से जानते हुए कि इस्लामिक बुद्ध का देश है, अपना काम कर रहा है, जहां ये अपनी आंखें बंद नहीं हुआ हिंदुस्तान, तो गलत। जिनकी पैदाइश नफरत से है, उनको शोभा देता शुभंकर जी। आप सेना के अधिकारी रहे हैं, अरे वो जिन्ना का देश है, ये गांधी और बुद्ध का देश है। हमें उस भाषा में चलना है, हमें उसमें विश्वास है। एक चीज आप मुझे बताएं, अगर आप बात उस तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान आपके हिसाब से नफरत से पैदा हुआ है? बिल्कुल पैदा हुआ है, बिल्कुल नफरत से पैदा हुआ है। किसकी नफरत थी? किसकी नफरत थी? को अपने संविधान को बनाने में 3-3 दशक लग गए, और उनके यहाँ जिस तरह की तानाशाही है, आप वही चाहते हैं क्या? श्रीमान, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम सबको यहाँ एक खुली रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके की चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं हमारे यहाँ ना हो, और ये इस्लामिक जिहाद से हम बचे। आपसे ज्यादा इस्लामिक जिहाद से हम बचे, इस ये डिबेट काफी अलग मोर्चे पे चली जाएगी, इस पे लंबा समय देना पड़ेगा। शुभंकर, हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब है। दीपक वोरा साहब, मैं थोड़ा सा आपको बीच में लाता हूं क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा भटक रहा था। आप जो सिंधु जल समझौता को जो रखा गया कि इसको फिलहाल हम लागू नहीं करेंगे, इसको रद्द कहना तो सही नहीं होगा, तो इसका असर क्या होगा? चूंकि मैंने जहां तक पढ़ा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत के लिए संभव है नहीं कि आप पानी जाना रोक दें, वहां पे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके पास नहीं है, और उधर पाकिस्तान कह रहा है कि आप रोकेंगे तो समझिए कि युद्ध हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कई इंडस वाटर ट्रीटी की जो कमीशन हमारी बैठती है, मैंने भाग लिया उसमें। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, जितने विशेषज्ञ यहाँ पैनल पर बैठे हैं। देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। ये ट्रीटी 1960 में क्यों आई सर? 13 साल क्यों लगे? 47 में हम जंग कर रहे थे, पाकिस्तान ने हमला किया था, जंग हुआ, 48 में भी हुआ, फिर 1/1/49 पहली जनवरी 49 को सीज फायर हुआ। जंग हो रहा था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बातचीत क्यों सर? और मैं आपको बताता हूँ सर, जो इंडस सिस्टम है, कितनी नदियां पाकिस्तान के पास हैं, कितनी नदियां भारत के पास है, ये तो आप सब आसानी से आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मेन चीज ये है सर कि जब बंटवारा हुआ, पंजाब खासतौर, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, जो कनाल सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया था कई हजार किलोमीटर का इरिगेशन के लिए, उसके जो हेडवर्क्स थे जहां से कनाल कंट्रोल होती थी, शुरू होती थी सर, एक माधोपुर में था, एक फिरोजपुर में, दोनों भारत में थे। अगर हम चाहते उस वक्त हम कनाल का पानी रोक सकते थे, और पाकिस्तान का जो पंजाब है वो खत्म हो जाता सर पानी के बिना। इट हैड नो फ्यूचर। हमने नहीं किया साहब, क्या कारण थे मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पे। फिर वर्ल्ड बैंक, जिसका कोई लेना देना नहीं था इसके साथ, किसी के दबाव में आके, अमेरिकन सुझाव पे और ब्रिटिश प्रेशर के कारण हमने उनको बुला लिया। वो बैठे, उनको क्या मालूम है कि क्या इश्यूज थी वहां पर। अल्टीमेटली हमने ये ट्रीटी साइन की 1960 में। अब मेरे कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं बट ट्रीटी जो है उसमें कोई क्लॉज नहीं है उसे रद्द करने का। नहीं सर, उस ट्रीटी का बाप एक है इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रीटीज। वो कहता है कि अगर हालात बिल्कुल बदल जाएं तो किसी भी ट्रीटी को आप रद्द कर सकते हैं, और हालात बिल्कुल बदल गए हैं जब हमने साइन की थी, और आज में, उस समय इतना बड़ा आतंकी नहीं था पाकिस्तान जितना आज बन चुका है। तो ये है पहली चीज कि हमने इसको अभी सस्पेंड किया है। अगर उसके इरिगेशन का पानी हम रोकना चाहें सर, ट्रस्ट मी, मैं कारगिल में विशेष सलाहकार हूं, 24 घंटे के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप सस्पेंशन, उसके बाद एब्रोगेशन। और जो सिंधु इटसेल्फ का पानी है, मेन नदी का, जो अरब सागर में जाता है सर, पाकिस्तानी तो बड़े होशियार है ना, तो अरब सागर का पानी अब सिंधु में आ रहा है। उसको इतनी हालत खराब कर दिया, 50 किलोमीटर अरब सी में पहुंचने से पहले, वो अरेबियन सी में पहुंचने से पहले सूख जाती है। तो अरेबियन सी का पानी अंदर आ रहा है। That's become desolate, वहां कुछ आप कर नहीं सकते सर। हमारी मीटिंग्स हुई थी, मैं उसमें था, हमने इनको कहा कि सुन लीजिएगा, ड्राई लैंड फार्मिंग में हमारे पास बहुत तजुर्बा है, आपको सिखाएंगे, आप चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s and 90s। जवाब क्या मिला? नहीं इंशाअल्लाह हम करेंगे।
अरे भाई देखिए, अल्लाह इज वेरी बिजी, वो आपको ये नहीं सिखाएंगे, हम सिखाते पर नहीं माने थे। सो दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। उसका डेल्टा खत्म हो गया है। जिस दिन ये फैसला हुआ पॉलिटिकल सा, और जो कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आई विल नॉट से, आई विल होल्ड माई पीस। जिस दिन ये फैसला हुआ उसके 180 दिन के अंदर एक बूंद पानी सिंधु नदी का वहां पर नहीं जाए। उसके बाद एक्ट ऑफ वॉर जो कर रहे हैं, धमकी, हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दें, फेंक दो यार टाइगर, क्या कर लोगे? एक तो हमारे शहर उड़ा दोगे, हम आपको 10,000 साल के लिए दुनिया के चेहरे से मिटा देंगे। सो माई ओन फीलिंग्स इज, और ये मैं आई एम कोटिंग फ्रॉम अ मैसेज आई हैव रिसीव्ड। मेरा एक अपना ग्रुप है सर, एक छोटा सा ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स में कई कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं। उन्होंने मुझे यही लिखा है, मिस्टर एम्बेसडर, पहले तो उन्होंने दुख प्रकट किया जो कुछ हुआ है, और फिर बोला है लाइक वी हैव डन विद ओबीएल, ओबीएल का मतलब ओसामा बिन लादेन, गो इन डिस्ट्रॉय देम। और फिर एंड में एक बहुत अच्छा फ्रेज है सर जो मैं पढ़ देता हूं, पाकिस्तान's existence is no benefit to mankind. Its elimination will be no loss to mankind. I rest my case, sir. मैं नहीं, वोरा साहब, मैं एक सवाल और पूछूंगा, चूंकि आप इस सिंधु ट्रीटी पे आप काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, तो ये जो सवाल उठ रहा है कि भारत अगर उस डैम से पानी जाने के लिए रोक देता है, तो पहला 2 सवाल है, क्या हमारे पास डैम इतना कैपेबल हैं कि हम पानी को रोक सकते हैं, उतनी क्षमता का पानी जहाँ जाने से रोक सकते हैं? दूसरा कि वहाँ रोकेंगे तो एक कॉमन सेंस लोग लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी जी, तो ये सोचना कितना सही है? पहले बता देता हूँ, आप टनल बनाते हैं, आजकल टनल का जमाना है। टनल बनाएंगे, टनल तो रातों रात तो बनता नहीं है ना, टनल तो रातों रात बनेगा नहीं सर। डोंट बी सरप्राइज, आजकल ड्रिलिंग के साथ बहुत जल्दी बन जाती है सर। आप जाइए कारगिल और देखिएगा क्या क्या हमने, हमारे फौजी भाई बैठे हैं यहाँ पर, इनको सब मालूम है हमने क्या क्या किया हुआ। हमारे नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के बाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, 3 महीने के अंदर टनल बन जाएगा। और आपको किसने कहा है कभी तक टनल नहीं बना है? टनल जिस दिन बन गया, पूरा पंजाब में पानी गया। पीएम साहब ने जिक्र तो किया है सर, कई बार हिंट किया गया है कि ये पानी हमारे लोगों को चाहिए, हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को। उस दिन फिर क्या होता है, एक ब्लास्ट करके कॉफर डैम बनता है। कॉफर डैम का मतलब होता है ब्लॉकिंग डैम, पानी आगे नहीं जाता, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। पानी उस टनल के जरिए फिर चला जाएगा जहां उसका जाना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, स्टेट सीक्रेट्स हैं। लेकिन जिस दिन ये फैसला हुआ, बहुत जल्दी एक बूंद सिंधु नदी का पानी उस आतंकी देश में नहीं जाएगा सर। अभी ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल और पूछ लूं कि फैसला लेने के बाद कितना समय लग सकता है हमें, कितने हफ्ते, कितने महीने पानी को रोकने में पूरी तरह से? टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा। अगर टनल हमारी तैयार है, जो मैं मानता हूं कि बहुत, अब हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। मेरा मानना है कि 180 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। इसीलिए वो जो वहां का क्या है, वो जो उनके लीडर हैं, कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर, ये जंग का डिक्लेरेशन। तो हम सब जानते हैं कि अगला जंग पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। और फाइनली आप जानते हैं सर, एक लिस्ट है ऑफ कंट्री जो वाटर स्ट्रेस्ड है और सिवियरली वाटर स्ट्रेस्ड। भारत वाटर स्ट्रेस देशों में से है। बिल्कुल, भारत से ज़्यादा ख़राब हालत पाकिस्तान की है पानी के मामले में, यही शायद वोरा साहब कहना चाह रहे हैं। वोरा साहब का वीडियो डाउन हो गया है, लेकिन जाहिर तौर पे ये बहुत जल्द भारत ये कदम जो ऐलान किया है धरातल पर उतार सकता है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर पानी रोका गया तो इसको युद्ध के बराबर माना जाएगा। हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहलगाम हमले के बाद भारत की यहाँ क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आशुतोष जी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिस दिन ये हमला हुआ उससे एक दिन पहले तक वो पहलगाम में ही थे। इसलिए एक सवाल आशुतोष जी आपसे पूछता हूँ, फिर मैं जाऊँगा विजय शर्मा जी के पास। आशुतोष जी, आप जब वहाँ पर थे पहलगाम में, तो आप वहाँ पर क्या देखे? क्या ऐसा कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट, फौजियों की तैनाती,
पुलिस व्यवस्था किस तरह की आपको दिखी या फिर बहुत सामान्य सा दिखा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 370 हटने के बाद हम लोगों के अंदर ये धारणा बन गई थी और तरह बार बार बयान भी आ रहे थे कि हालात बहुत सामान्य हो गए हैं। रात में 12 बजे तक लाल चौक पर शॉपिंग हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जा रहे हैं और जा भी रहे थे बहुत। कई लोग कहे कि आधे रास्ते से लौटना पड़ा, जो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, भीड़ देख के वापस आना पड़ा, ये हालत थी। लेकिन क्या वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? आप तो वहीं पर रह के देखे थे। देखिए लक्ष्मण जी, एक बात हमें समझनी चाहिए कि अब जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो इंट्रूसिव नहीं होते हैं। अब बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया। अब तो एआई का जमाना है, ड्रोन का जमाना है। इसलिए जो पहले सुरक्षा होती थी कि हर 500 कदम पे बीएसएफ की एक पिकेट लगी जमीन हुई पे है, दिखते थे वो लोग, एक बड़ा एक सिपाही खड़ा हुआ है बंदूकों के साथ, तो उस तरीके की सिक्योरिटी अब नहीं होती है। इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं समझ पा रहा था कि एक तो वहां के लोग काफी इस बात को लेकर हतप्रभ थे कि इतना सामान्य, इतना पीसफुल कश्मीर जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और इसी को लेकर लोगों के मन में चिंता हो रही थी कि कहीं ये बात तमाम आतंकवादियों को और पाकिस्तान को चुभेगी कि अगर कश्मीर अगर सामान्य हो गया तो फिर उनका तो पूरा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। फिर तो किस किस बहाने वो लड़ाई लड़ेंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी तब तो। वहां ये आशंका जरूर जताई जा रही थी कि कुछ हादसा हो सकता है। ये मैं कई लोगों से बातचीत करने के बाद। दूसरी बात क्या है कि अब जो आतंकवादी आ गए हैं ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। अब ये बिल्कुल पेडेस्ट्रियन लेवल पर, क्योंकि उनको मालूम है कि सर्वेलेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि अगर कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे वो। तो अब वो बिल्कुल पेडेस्ट्रियन हो गए हैं और इसलिए उनकी इंटेलिजेंस करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। हमें ये सुरक्षा जो एजेंसी है उनकी मुश्किलों को भी समझना चाहिए। मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, ना कोई मैं आर्मी का सैनिक हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारी जो तमाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट था, उनको इस बात का अंदेशा था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके शांत नहीं बैठ सकता। अब जो एक बात मैं जरूर कहना चाहता था, जो बहुत शुरू में संजीव जी ने उठाई थी, कि जब मैं वहां एयरपोर्ट पे जा रहा था तो जम्मू का जो हादसा हुआ था उस वक्त, और एयरपोर्ट पे 40,000 के टिकट्स मिल रहे थे। आप सोचिए, वो जो बेचारे जो श्रीनगर से जम्मू नहीं वापस जा पा रहे थे, जिनके होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई थी, जिनके हवाई जहाज के टिकट कैंसिल हो रहे थे, वो नए टिकट खरीदने वाले थे, तो 40,000 50,000 रुपए उनको देने पड़ रहे थे और बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे। उसमें सिर्फ गुजरात के लोग नहीं थे, उसमें कर्नाटक के लोग भी थे, उसमें बिहार के लोग भी थे, उसमें यूपी के लोग भी थे। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव होना चाहिए था, और जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पर देना चाहिए, तो एक्स्ट्रा भी करनी चाहिए। एक चीज मैं अंत में कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत ने जो 5 कदम उठाया, अब वो खासतौर पर सिंधु जल समझौते को, उसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हमको प्रोवोक कर रहा है। जब वो पहले से उसने युद्ध का ऐलान एक तरीके से कर दिया कि भारत का कदम एक्ट ऑफ वॉर है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उसकी डिजाइन है क्या। हम बहुत इमोशनल हैं, लेकिन हम उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सवाल सिर्फ एक 25 लोगों का नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के मुल्क का सवाल है। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि कहीं पाकिस्तान हमको किसी बड़ी साजिश में फंसा के उलझाना तो नहीं चाहता है। इसलिए संभल के हमें कदम उठाना पड़ेगा और सामरिक तौर पर सारी चीजों को देखकर कदम उठाना पड़ेगा। शिवकांत शर्मा जी, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी में साजिश में तो नहीं फंसा रहा है, या फिर ऐसा कहें कि एक्ट ऑफ वॉर कह के पाकिस्तान हमारे ऊपर दबाव तो नहीं बना रहा है कि आप पानी मत रोकिएगा, क्योंकि पानी रोकिएगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और फिर इसको इमोशनल कार्ड, ह्यूमैनिटेरियन कार्ड पाकिस्तान खेलेगा। क्या इसकी संभावना है? नहीं, वो तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में फजीयत करेगा और ये सीधा सीधा प्लान चौपट दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये होगा इस एक्ट ऑफ वॉर के बाद कि जो आप ये जो 3 नदियां आपके पास है जिनका जल आप मोड़ सकते हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, जिसके लिए आपको बांध बनाने पड़ेंगे या टनल बनानी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा वो तो जब आप करेंगे तब करेंगे। लेकिन जब आप कर लेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए आपको दुगना तिगुना इंतजाम करना पड़ेगा। उन्हीं की नहीं, बाकी तमाम जो बांध हैं उनकी सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो टारगेट बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। तो एक मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से ये खतरा है। और ये जो 2 नेशन वाली जो बात जिसको लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी, एक अच्छी बात, मैं 40 साल से कश्मीर को कवर कर रहा हूँ। 1985 में मैं पहली बार गया था वहां। मैंने अपने 40 साल में कभी भी
हिंदुओं पर हुए हमले के जवाब में कश्मीर के घाटी में तमाम शहरों में इस तरह का बंद होते नहीं देखा। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक इस वक्त माहौल का संकेत है। ऐसा कश्मीर में 40 साल में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हालात बदल रहे थे और कश्मीरियों को अब हालात बदल रहे थे और यही चीजें पाकिस्तान को चुभ रही थी, यही चीज आतंकवाद। रोटी रोजी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे तो लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वहाँ पे मस्जिद से घोषणा की जा रही थी शांति बहाल करने के लिए या फिर बंद करने के लिए, समर्थन में उतरने के लिए। तो ये अपने आप में बड़ा बदलाव। यहाँ विजय शर्मा जी, ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई है, वहाँ से 2-3 बातें जो निकल कर आई है उसमें से एक असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं कि ठीक है आप जो एक्शन लेंगे हम उस एक्शन का समर्थन करेंगे, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर उस जगह पे सीआरपीएफ की तैनाती क्यों नहीं की गई थी, वहाँ पे राहत कार्य पहुँचने में घंटे घंटे कैसे लग गए। उधर से टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं, उसी बैठक उनका औपचारिक बयान है, कोट अनकोट कर रहा हूं कि इंटेलिजेंस फेल्योर के ऊपर भी चर्चा हुई है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ कमजोर कड़ी थी जिसको हम लोगों पर ध्यान देना चाहिए था, या फिर अब इस पर गौर फरमाने की जरूरत है? देखिए लक्ष्मण जी, इसमें कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। हर स्तर पर जांच जारी है, तो अभी तो किसी निष्कर्ष पर निकलना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी और किसी तरह की कोई चूक होगी, जो जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर यह कायरा ने जो हमला किया गया है, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ये 100% देगा, ये मान के चल लीजिए, क्योंकि हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते उन कातिलों को, और कातिलों के जो आका हैं उनको भी नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से उन्होंने कायराना हरकत की है, कपड़े उतार के हिंदू मुस्लिम के एंगल से काम किया, बच्चों के साथ मारा गया है और जो औरतें खड़ी थी उनके सामने और गन पॉइंट लगा के सर पे लगा के उनको मारा गया है, ये बड़ा जघन्य है। और इस कृत्य के लिए जो भी जिम्मेवार है उनको ढूंढ के, और आपने देखा होगा आज तो मोदी साहब ने जिस तरह से बोला है पूरे विश्व ने सुना है, और सारे विश्व के जितने प्रमुख देश हैं उनको बुला के विदेश मंत्रालय में किस तरह से ब्रीफ किया गया है, राष्ट्रपति जी को ब्रीफ किया गया है। तो हमारी नजर बनी हुई है और सेना और सरकार के ऊपर आप भरोसा बनाए रखें। बिल्कुल हम उपरोक्त जगह पर बहुत अच्छे से जवाब देंगे, और हम ये बताना भी चाहते हैं देश को भी, उपरोक्त जगह पे बहुत अच्छे जवाब देंगे। समय कम हो रहा है, इस वजह से मैं आपको बीच में रोक रहा। संजीव सिंह साहब, आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी बयान आ गया है, वो भी कह रहे हैं, और राहुल गांधी का भी बयान यहाँ पे आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सभी लोगों ने एक सुर से इस आतंकी हमले की निंदा की है और पूरे विपक्ष ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है कि आप कोई भी एक्शन ले तो हम इसका समर्थन करेंगे। क्या इस बयान के बाद मैं मानूं कि अलग अलग तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं राजनीतिक करने की जो गुंजाइश होती है वो सब खत्म हो गई है, विपक्ष बिल्कुल एकजुट दिखेगा आगे सरकार के किसी भी कार्रवाई में? नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण जी, देश सबसे इस समय प्रमुख है, दल उसके पीछे है। दूसरी तरफ आपने अभी जो बात अभी डिबेट में की, बिल्कुल देखिए अपनी कमियों पे भी चर्चा करनी चाहिए। सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, और इसके लिए एक चीज और कहना चाहता हूं कि जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री, आप उसको अपने वहां पे मीटिंगों में नहीं शामिल करते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? आप बताइए, गृह मंत्री जी गए और जनता का चुनाव मुख्यमंत्री अगर जम्मू कश्मीर का नहीं रखा जाता तो ये आगे ना हो, क्योंकि इन सब चीजों पे अगर आगे बढ़ते हैं तो वो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को भी उस बैठक में रखना चाहिए। बिल्कुल। कुछ बोलना चाहते हैं विजय शर्मा जी? जी देखिए, इसमें मैं जवाब देना चाहता हूँ। मीडिया में रिपोर्ट भी है काफी कि उनके पास उच्च उपकरण थे। जो एक शुरुआती जांच हुई है उसमें पता चला है कि उनके पास, जैसे अभी आशुतोष जी ने भी बताया कि आजकल जमाना एआई का है बहुत, तो इसी तरह से उनके पास उच्च श्रेणी के उपकरण थे, वो शुरुआती जांच में आया है। तो ये जांच का विषय, अभी थोड़ा समय दीजिए, अभी तो 48 घंटे जांच का विषय, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। वोरा साहब, छोटा सा कमेंट मैं आपको लेना चाहता हूं। चूंकि परमाणु युद्ध का, परमाणु वाला जो डर था उस पर आपने बड़ी अच्छी सफाई दे दी, इजरायल पे हमने चर्चा कर दिया, लेकिन एक बयान जो हमारे नेतागण ही पहले दिए, कई मौके पे दिए हैं कि पीओके हमारा है, हम उसे लेकर के रहेंगे। आपको लगता है कि बहुत सही मौका है, समय की मांग है कि इस वक्त एलओसी का नामो निशान मिटा दिया जाए? तो ये जो प्रश्न आपने पूछा है, ये फॉर डिप्लोमैट ये मुश्किल हो जाता है इसका जवाब देना। मैं इतना ही कहूंगा कि पीओके के जो लोग हैं
जो मुझे मेरे मित्र हैं पाकिस्तानी हैं, विदेशों में रहते हैं, तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि पीओके के जो लोग हैं वो खुद अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो देखते हैं किस तरह की तरक्की हो रही है भारत के कश्मीर में, तो वो पीओके के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो तरक्की नहीं चाहते। लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमको सोचना। इतना बता देता हूँ सर कि जो पर्यटन है, टूरिज्म, वो 80% कंट्रीब्यूट करता है कश्मीर की जीडीपी को। इसीलिए टूरिज्म को खत्म करने का इरादा था इस बेवकूफ मुल्ले का, क्या नाम है, मुनीर सुनीर जो भी इसका नाम है, ताकि उसके ऊपर चोट लगाई जाए और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी नीचे आए। लेकिन सर जवाब उसको मिलेगा, और ये मैं बड़ा खुश हूं कि टुडे अ फ्यू आवर्स अगो कुछ ट्रैवल एजेंट्स हमसे कह रहे थे कि कैंसिलेशन जरूर हुई, अब फिर से रिवाइव हो रही हैं सर, फिर से लोग वहां जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उस मुल्ले के चेहरे पर। अगर टूरिज्म वापस चला जाए, कश्मीरी लोगों को बताया जाए कि देखिए पैसा जो आ रहा है, आता था आपके पास। सर यू नो व्हेन आई वाज देयर 3 months ago, होटल रेट्स क्या थे सर? समझ क्योंकि समय कम है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कह रहे हैं, लेकिन समय काफ़ी कम है। वरा सा आपको बीच में रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों अपनी अपनी बातें रखी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। सरकार जो भी एक्शन ले, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित करे कि अगली बार ऐसी घटना, ऐसी कायराना हरकत करने की कोई सोचे भी ना, तभी जाकर लोगों का गुस्सा ये शांत होगा, लोगों को तसल्ली मिलेगी। इसी के साथ आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।